नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपका केमिस्ट्री क्लास में फिर से स्वागत है। हमने पिछले क्लास में बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, व्हाई देयर इज नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने देखा था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस एज द मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, और इन अनदर वर्ड द नंबर ऑफ atoms of each element in left hand side must be equal to the number of same element in the right hand side, is it? So a equation must be balanced, is it? और हमने एक एग्जांपल देखा था when iron react with the water vapors it forms iron magnetic oxide and हाइड्रोजन गैस, जहाँ पर हमने इसको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस किया था और हम कहेंगे टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन दिस स्टेप्स आर वेरी इसेंशियल, कि हम हर स्टेप के बाद चेक करते जाए कौन कौन से एटम बैलेंस हो चुके कौन से नहीं है, उनको फिर हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात किया था कि हमें जब कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होता है तो उसके साथ में ही हमें उनके फिजिकल स्टेट्स को लिखना होता है, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारी रिएक्शंस में हम फिजिकल स्टेट को लिखते नहीं है, ठीक है। सो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव वी नीड टू राइट देयर फिजिकल स्टेट, दैट मीन्स गैस, लिक्विड, एक्वस स्टेट और सॉलिड स्टेट वगैरह रिस्पेक्टिवली हमको लिखने की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए नीचे रिएक्शन में आपको दिख रहा है आयरन के साथ हमने सॉलिड लिखा है, वाटर के साथ में गैस लिखा है, Fe3O4 के साथ में सॉलिड और हाइड्रोजन के साथ में गैस लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे बात हम करते हैं, आज इसके आगे नए टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे हम, अभी तक जितना पढ़ा है उन पर, और इक्वेशंस के बारे में हम बात करते हैं कि यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन। अभी मैं बात कर रहा था क्या कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट नहीं लिखी जाती है अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम, मतलब जब ज़रूरत होती है फिजिकल स्टेट लिखने की तभी हम लिखते हैं, अदरवाइज बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में हम नॉर्मली लिख देते हैं उनको, उनकी फिजिकल स्टेट को नहीं लिखते हैं। ठीक, ज़्यादा अच्छा होता है कि हम लिखें, लेकिन अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको स्पेसिफाई किया जाए कि अलॉन्ग विद देयर फिजिकल स्टेट्स, देन वी नीड टू स्पेसिफाई, वी नीड टू राइट देयर फिजिकल स्टेट। इज इट क्लियर? Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reactions are indicated above and below the arrow in the equation for example. क्लियर है कि कभी कभार क्या ज़रूरत पड़ती है कि उनकी फिजिकल स्टेट के अलावा कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन हुई है, किस कंडीशन में रिएक्शन हुई है, क्या कोई कैटलिस्ट वगैरह था वहाँ पर रिएक्शन में, वो सब की ज़रूरत होती है और उनको लिखना होता है। सो टू मेक अ रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, मोर वी कैन से अफेक्टिव, ठीक, कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हो और हमें सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाए, तो उससे क्या पता चलेगा कि किस रिएक्शन कंडीशन पे वो रिएक्शन हुई है, क्या रिएक्शन प्रोडक्ट बने, किस फिजिकल स्टेट में बने, वो सारी हमको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल सकती है। सो लेट अस सी इन सेवरल रिएक्शंस वी नीड टू पुट द टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा इन द रिएक्शन ऑन द ऑन और एबो द या बिलो द क्या कहा जाएगा, एरो। सी है इन case of first reaction when carbon monoxide react with the hydrogen gas it form the methanol, ठीक है, जहाँ पर आप देखते हैं 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो वहाँ पर हमने मेंशन किया है अबाउट द प्रेशर कंडीशन। इन केस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, आप फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखते हैं एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर है कि वहाँ पर आप रिएक्शन कंडीशन देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। सो हियर इट इज़ स्पेसिफाइंग अबाउट द स्पेशल कंडीशन सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर है? तो ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज इट इज़ द इंफॉर्मेटिव रिएक्शन, इट इज़ अ इंफॉर्मेटिव इक्वेशन दैट गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन, अबाउट रिएक्शन कंडीशंस। क्लियर है? तो ये हमें कुछ रिएक्शन के बारे में लिखने की ज़रूरत होती है, कुछ जानकारियाँ देने की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, बुक में आपको क्वेश्चंस है ये सब, कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खासकर वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने पहली एक्टिविटी पढ़े थे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो आपको क्वेश्चन आता है ये कि वाई हम शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, हमको उसको बर्न करने से पहले क्यों साफ़ कर लेना चाहिए, क्यों उसकी लेयर को क्लीन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, सोचिए। सो लेट अस सी,
जनरली क्या कहा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन वगैरह एयर के साथ में रिएक्शन करके क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने सरफेस के ऊपर, जो आगे की रिएक्शन नहीं होने देती, दैट प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन। ठीक है, तो उसको जलाने के लिए जब हम उसको बर्न करेंगे तो क्या किया जाता है, सैंड पेपर वगैरह से अपर लेयर को रिमूव किया जाएगा, जिससे उनमें रिएक्शन आसानी से हो सके और मेटल एयर के एक्सपोज में आकर easily burn हो सके। Is it clear? So let us see the answer here. We can say magnesium is an extremely reactive metal. When stored, it reacts with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevent further reaction of magnesium with oxygen. समझ में आया क्या बोला है कि मैग्नीशियम को जब स्टोर करके रखा जाता है तो वो उसमें प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके एक लेयर बना लेगा MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो आगे होने वाली रिएक्शन को रोक देता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो इस लेयर को हटाकर हम क्या करेंगे, रिबन के ऊपर से इस लेयर को सैंड पेपर की हेल्प से हम हटाते हैं, और जब उसे बर्न करेंगे तो वो आसानी से बर्न हो जाएगा, अदरवाइज बर्निंग में काफ़ी डिफिकल्टीज होती है। इज इट क्लियर? सो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय सैंड पेपर फॉर रिमूविंग दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन एक्सपोज टू द एयर एंड कैन ईजिली बी बर्न। समझ में आया? क्लियर है? फिर से देख लीजिए क्या है रीज़न, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पर? वर्ड इक्वेशन। दैट मीन्स देर इज नॉट गिवन एनी केमिकल फॉर्मूला, वर्ड दिए हुए हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, सेपरेटेड बाय द एरो। सो आवर क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन? क्या है हाइड्रोजन का फॉर्मूला? H2। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या है? Cl2, एज दे आर प्रेजेंट इन टू डाइएटोमिक फॉर्म। और HCl का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, हाइड्रोक्लोरी क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? HCl। तो हम पुट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू HCl। फिर बैलेंस भी करना होगा, तो हमने बैलेंसिंग देखा है, ठीक। और कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे वहाँ पर? कितने बनेंगे? 2। इज इट क्लियर? समझ में आया? H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू ट्वाइस HCl मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमने बोला है क्या, किसके बारे में? बैलेंसिंग का रिएक्शन। ठीक, फिर दूसरी बात करते हैं बेरियम क्लोराइड। आपको बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड? BaCl2। देन एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपने 9th में पढ़ा हुआ है, क्या बनेगा? Al2SO4 थ्राइस, ब्रैकेट के अंदर SO4 थ्राइस हो जाएगा, गिव राइज टू बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक, तो इसको आप लिखेंगे, फिर उसके बाद में बैलेंस भी करेंगे। ठीक है, तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लिखना है, जब स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग के लिए कहा जाएगा तब आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो आप यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो। देखो क्यों हमको यहाँ पर 3 लिखना पड़ा, क्योंकि SO4 कितने थे? 3 थे। जब उस तरफ गए तो वहाँ पर भी हमको क्या लिखना, बेरियम के आगे राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में 3 लिखना पड़ा। जब उधर 3 होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम क्लोराइड के सामने भी 3 लिखना पड़ा। और फिर एल्यूमिनियम कितने यहाँ पर? 2, तो राइट हैंड साइड में भी कितने जाएंगे? 2। इज इट? सो हियर वी कैन राइट 3 बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 thrice, then give rise to 3 barium sulfate plus 2 AlCl3 मीन्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? नेक्स्ट वन इज सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला क्या है? Na। देन वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या है? NaOH प्लस H2 गैस। क्लियर है? सो सी है क्या है, अब उसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस Na ट्वाइस H2O गिव राइज टू ट्वाइस NaOH एंड H2। देख लीजिए दोनों तरफ बराबर है या नहीं है एलिमेंट, 2 सोडियम इस तरफ है, दोनों तरफ भी 2 सोडियम है। हाइड्रोजन 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में देखिए 2 NaOH के साथ में और 2 H2 के फॉर्म में, तो 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इस तरफ भी 2 है। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है? राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब आपको वहाँ पर कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। सॉल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं? एक्वस फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, लिक्विड कहा जाएगा तो
स्मॉल एल का यूज़ करते हैं, इस टाइप से आपको वहाँ पर यूज़ करना है। ठीक, तो पहला आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला दिया है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। पहले समझ लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मतलब बेरियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में, तो उसको क्या लिखेंगे, एक्वस। सॉल्यूशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, AQ। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट भी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, इन वाटर टू गिव इनसॉल्युबल मतलब सॉलिड, तो जहाँ जो बेरियम सल्फेट बनेगा वो कैसा होगा, ब्रैकेट में सॉलिड। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड कैसा होगा, वहाँ पर सॉल्यूशन बोला है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर आप देखेंगे तो वो फिर बाद में नमक किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए। ठीक है, देखा, बेरियम क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म रिएक्ट विद द सोडियम सल्फेट इन एक्वस फॉर्म, फॉर्म द बेरियम सल्फेट एंड NaCl। NaCl अभी आपको दिख नहीं रहा है यहाँ ब्रैकेट में, उसको सॉलिड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर मतलब सोडियम को क्या लेना है आप, NaOH को एक्वस। ठीक, वाटर में जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, HCl भी किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में होगा वहाँ पर, सॉलिड, एंड वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड। सो लेट अस सी है, क्या हो जाएगा, NaOH एक्वस, HCl एक्वस गिव राइज टू NaCl सॉलिड एंड वाटर इन लिक्विड फॉर्म। समझ में आया, क्लियर है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चंस वगैरह आपको बनने चाहिए, ये बुक में क्वेश्चंस है और आपको ये इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चंस वगैरह देखें, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप NCERT देखें या रेफरेंसेस वगैरह, उनको सॉल्व कीजिए। इस टाइप से बैलेंसिंग लिखना या राइटिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, इन पर बेस्ड आप क्वेश्चंस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो कीप स्टडी। ओके, बाय।